ऋषिकेश एम्स में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का दीक्षांत संबोधन। स्वस्थ भारत के निर्माण पर बल, कहा पिछले एक दशक में झारखंड समेत देश भर में बने कई एम्स। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर भाजपा इंडी गठबंधन पर हमलावर। महिलाओं को अधिकार से वंचित करने का आरोप। सांसद बोले, विपक्ष की कथनी और करनी में फर्क। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का जंक फूड को लेकर एडवाइजरी। पोषण पखवाड़ा का आज आखिरी दिन। देश में 1 मई से लागू होगा ऑनलाइन गेमिंग एक्ट। और गिरिडीह में नक्सलियों के नापाक मंसूबों पर फिरा पानी। पारसनाथ के पहाड़ी क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन के दौरान 64 बंडल कोडेक्स वायर बरामद। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या दिमता और अब समाचार विस्तार से। पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के सिलसिले में पहले चरण में 152 सीटों और तमिलनाडु की सभी 234 सीटों पर मतदान चल रहा है। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित कराने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा व्यापक प्रबंध किए गए हैं। लोकतंत्र के महापर्व को लेकर वोटरों में भी भारी उत्साह दिख रहा है। आज की वोटिंग के साथ कई दिग्गजों और प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। मतों की गणना 4 मई को होगी। तो सुबह 7 बजे से वोटिंग के लिए मतदाताओं की भीड़ जो है वो पोलिंग बूथ्स पर देखी जा रही है। उसके साथ ही आज 2 राज्यों में कुल 386 सीटों पर वोटिंग है। आप तमिलनाडु की तस्वीर देख रहे हैं, 234 सीटों पर वोटिंग है। और पहला चरण है जो पश्चिम बंगाल की 152 सीटें हैं, उसके लिए आप मतदान केंद्रों पर भारी कतार देख रहे हैं, जहां पर जो मतदाता हैं वो अपने संवैधानिक अधिकार का निर्वहन करने के लिए पहुंच चुके हैं। और ऐसे में मतदाता लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा ले रहे हैं। और अगर तमिलनाडु की बात की जाए तो स्टालिन, उदयनिधि स्टालिन, सेंथिल बालाजी, पनीर सेल्वम जैसे बड़े चेहरे जो हैं उनकी सियासी किस्मत दांव पे लगी है। वहीं बंगाल में आज हो रहे चुनाव में टीएमसी के जो उदयन गुहा हैं, गौतम देव हैं, उनके समेत बीजेपी के निश्चित प्रामाणिक, शुवेंदु अधिकारी, दिलीप घोष और कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी चुनावी मैदान में खड़े हैं। आइए अब आपको बता दें कि बंगाल के जिन जिलों में आज वोटिंग हो रही है, 16 जिलों में आज वोटिंग हो रही है। आइए उन जिलों का नाम आपको बता देते हैं। उनमें मुख्य तौर पर दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, कूच बिहार, उत्तर और दक्षिण दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद, बीरभूम, पश्चिम बर्धमान, पुरुलिया, बाकुंडा, झारग्राम, पश्चिम मेदिनीपुर और पूर्वी मेदिनीपुर शामिल है। यहाँ कुल 1478 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। और वहीं अगर निर्वाचन आयोग की बात की जाए तो उसने पारदर्शी, शांतिपूर्ण मतदान के लिए व्यापक, बहुस्तरीय और विस्तृत व्यवस्था की है। पोलिंग बूथ के आसपास केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की कंपनियां तैनात हैं और वहीं त्वरित कार्रवाई दल मतदान केंद्रों के आसपास तैनात किए गए हैं। जो तमाम ऑब्जर्वर्स हैं उनकी तैनाती को भी बढ़ा दिया गया है। तो 2 राज्यों में आज लोकतंत्र का महापर्व यानी कि विधानसभा चुनाव 2026, जहां तमिलनाडु की 234 सीटें और पश्चिम बंगाल के पहले चरण में जहां मतदान होना है 152 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। इधर पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर है। यहां 29 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान होगा, जिसके बाद 4 मई को दोनों चरणों की मतगणना कराई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के कृष्णा नगर में आज विजय संकल्प सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बंगाल के वोटरों ने बदलाव का मन बना लिया है। यहाँ तो टीएमसी के विधायकों, मंत्रियों, लोकल नेताओं और इनके सिंडिकेट के खिलाफ इतना गुस्सा है कि कई जिलों में टीएमसी का खाता तक नहीं खुलेगा।
मैं बिल्कुल विश्वास से कहता हूं, मैंने इस बार बंगाल में बहुत दौरा किया है और जो उत्साह देखा है, माताओं बहनों में जो जुनून देखा है, और इसलिए तृणमूलेर जावा निश्चितो, तृणमूलेर जावा निश्चित। साथियों, 15 साल पहले वाम के विरुद्ध जनता ने बिगुल फूंका था। आज तृणमूल के जंगल राज के विरुद्ध बंगाल की जनता हर गली मोहल्ले में शंख फूंक रही है। जनता जनार्दन मैदान में है। मैं देख रहा हूं, ये चुनाव हम लोग नहीं लड़ रहे हैं, न मोदी लड़ रहा है, न मेरे साथी लड़ रहे हैं। इस बार बंगाल का चुनाव बंगाल की जनता जनार्दन लड़ रही है। चुनाव का नेतृत्व बंगाल की जनता जनार्दन के हाथ में है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज ऋषिकेश एम्स के 6ठे दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। इस दौरान कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। उपराष्ट्रपति ने अपने संबोधन में स्वस्थ भारत निर्माण के लिए सभी मेडिकल प्रोफेशनल्स से योगदान का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा और मेडिकल शिक्षा पर केंद्र सरकार खास ध्यान दे रही है। पिछले 1 दशक में देश भर में झारखंड समेत कई राज्यों में एम्स की स्थापना हुई है। And the people have to wait under the trees, they have to sleep under the trees. There is no big room for the attenders of the patients to take rest also. Modi ji decided why this is to be continued. We take the aims to the people. So nowadays, the AIIMS facility is available in almost all the states except few. AIIMS is there in Jharkhand, AIIMS is there in Patna, AIIMS is here in Rishikesh, AIIMS is there in Tamil Nadu, AIIMS is there in Assam. At the same time, a big resting hall has been created in the AIIMS Delhi with all facilities so that the attendants also have their own rest. आजादी के नायक वीर शहीद तेलंगाना खड़िया को आज शहादत दिवस पर राज्य भर में विनीत श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उन्हें शत नमन किया है। सोशल मीडिया पर एक तस्वीर साझा कर उन्होंने कहा कि वीर शहीद तेलंगाना खड़िया ने जल, जंगल और जमीन के अधिकार की लड़ाई को अपनी पहचान बनाया और आदिवासी समाज के स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। उनका जीवन हमें अन्याय के खिलाफ डटकर खड़े रहने और अपने हक अधिकार के लिए निरंतर संघर्ष करने की प्रेरणा देता है। वीर कुंवर सिंह को आज विजय उत्सव दिवस पर हजारीबाग में श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सांसद मनीष जायसवाल ने परिसदन के समक्ष उनकी प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर नमन किया। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के महानायक बाबू वीर कुंवर सिंह को कई अन्य लोगों ने भी नमन करते हुए उनके योगदान को याद किया। वक्ताओं ने कहा कि कुंवर सिंह की वीरता सदैव देशवासियों के लिए प्रेरणा देती रहेगी। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर इंडी गठबंधन के घटक दल भाजपा के निशाने पर हैं। चतरा सांसद कालीचरण सिंह और विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने गढ़वा में प्रेस वार्ता कर इंडी गठबंधन को महिला विरोधी करार दिया। जो सरकार वर्तमान में भारत चल रही है या एनडीए की सरकार है, वो महिलाओं को 33% आरक्षण देना चाहती है। उसका विधेयक लाया था वो विपक्षी पार्टी कांग्रेस पार्टी एनडीए
के एलाई जो विरोधी हैं वो सारी पार्टियों मिलकर के उस विधेयक को गिरा दिए, पारित नहीं होने दिए। देश आजादी की लड़ाई सब कोई को मिलकर लड़ा। भारत देश जब आजाद हुआ था कोई दल पार्टी नहीं, सभी लोगों ने जब लड़ाई लड़ी तब देश आजाद हुआ। जब देश आजाद हुआ तो बहुत सारे नियम में अमेंडमेंट हुआ, नया कानून आया, नया बिल आया, नया विधेयक आया। वैसे ही अभी तो मैंने हम कहते हैं प्रिलिमिनरी जो बात है कि 33% महिला को विधानसभा हो या लोकसभा हो उसमें आरक्षण देने का बात था। इससे ध्यान लोगों का भटकाने के लिए विपक्ष इस तरह का बात सामने लाता है। इधर धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो ने दुमका में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए महिला आरक्षण के मुद्दे पर इंडी गठबंधन पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि महिला सशक्तिकरण पर कांग्रेस और झामुमो की कथनी और करनी में काफी फर्क है। एक सवाल के जवाब में श्री महतो ने मुख्यमंत्री सह झामुमो अध्यक्ष हेमंत सोरेन को बंगाल में चुनाव प्रचार करने के मुद्दे पर घेरा। महिला सशक्तिकरण के, महिला आरक्षण का, परिसीमन का जो विरोध करने वाले लोग हैं वो विकास के बाधक लोग हैं। रिकॉर्ड मत से, क्योंकि ममता दीदी, आप जान रहे हैं कि ममता दीदी किस प्रकार से आज 10 वर्षों से लगातार वो किस तरह से उपकृत किया है, वहाँ पे किस तरह से आतंक अत्याचार किया है, किस तरह से वहाँ अन्याय किया है, ये किसी ने भूला नहीं है। और कोई बंगाल के लोग भी, बंगाल के मतदाता भी उस चीज़ को देखा है। इसलिए इस चुनाव में रिकॉर्ड मत से वहाँ पे चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। हेमंत सोरेन जी अपना पहले देख ले झारखंड में जिस प्रकार से जो स्थिति बना हुआ है, खास करके इसी क्षेत्र में तो आप लोगों को ज्यादा बना हुआ है। जो स्थिति है वो अपने राज्य को संभाले, दूसरे को तो छोड़ दीजिए। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने जंक फूड पर एडवाइजरी जारी की है। इस परामर्श में कहा गया है कि जंक फूड से बीमारियां बढ़ रही हैं, इसलिए इनसे बचने की आवश्यकता है। परामर्श में मौसमी फलों को खाने और विभिन्न रंगीन सब्जियों को भोजन की थाली में शामिल करने का सुझाव दिया गया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने जंक फूड को लेकर अहम एडवाइजरी जारी की है। मंत्रालय ने आगाह किया है कि आज की व्यस्त दिनचर्या में बढ़ती जंक और पैक्ड फूड की आदत सेहत के लिए गंभीर खतरा बन रही है, क्योंकि इनमें तेल, नमक और चीनी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जबकि जरूरी पोषक तत्व बेहद कम होते हैं। मंत्रालय के अनुसार एक स्वस्थ जो वयस्क है उसके लिए रोजाना 5 ग्राम नमक, 20 से 25 ग्राम चीनी, 25 से 30 ग्राम तेल पर्याप्त है। एडवाइजरी में जंक फूड की जगह ताजे फल, सूखे मेवे, भुने चने, मूंगफली और घर में बने जो पेय पदार्थ हैं उन्हें अपनाने की सलाह दी गई। साथ ही बेहतर स्वास्थ्य के लिए मौसमी फल, सब्जियों और रंग बिरंगी थाली को रोजमर्रा के भोजन में शामिल करने पर जोर दिया गया है। तो सरकार की तरफ से ये है फूड एडवाइजरी। 9 अप्रैल से शुरू हुए राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा का आज आखिरी दिन है। केंद्र सरकार की कोशिशों से देश में कुपोषण से जारी लड़ाई में लगातार सफलता मिल रही है। पोषण सिर्फ खाना नहीं, बल्कि बच्चों के साथ साथ देश के बेहतर भविष्य की बुनियाद है। लेकिन जब बचपन में ही पोषण की कमी रह जाए तो इसका असर पूरी जिंदगी पर पड़ता है। यही वजह है कि कुपोषण से लड़ाई आज सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में शामिल है। भारत में बड़ी संख्या में बच्चे कुपोषण का सामना कर रहे हैं, जिससे निपटने के लिए मोदी सरकार चला रही है पोषण पखवाड़ा अभियान। भारत में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019-21 के अनुसार कुपोषण दर में कुछ कमी आई है। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में बोनापन 38.4% से घटकर 35.5% हुआ। बच्चों में दुर्बलता 21% से घटकर 19.3% हुई, जबकि बच्चों में अल्प वजन 35.8% से घटकर 32.1% हुआ। कुपोषण से सिर्फ बच्चे ही नहीं, महिलाएं भी जूझ रही हैं। महिलाओं में कुपोषण 22.9% से घटकर 18.7% हो गया है। हालांकि कुपोषण अब भी देश के लिए बड़ी चुनौती है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019-21 के अनुसार 67% बच्चे और 57% महिलाएं
अनीमिया से पीड़ित पाई गई हैं। ये आंकड़ा बताता है कि पोषण की कमी पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही है। अब सवाल ये कि कुपोषण के खिलाफ लड़ाई में पोषण पखवाड़ा कैसे कर रहा है मदद। देश में कुपोषण के खिलाफ जंग में पोषण पखवाड़ा गेम चेंजर साबित होगा, क्योंकि सरकार का ये अभियान सिर्फ जानकारी नहीं देता बल्कि व्यवहार बदलने पर जोर देता है। इस अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं को सही पोषण और सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। जन्म के बाद स्तनपान और संतुलित आहार के बारे में शिक्षित किया जाता है। शुरुआती 1000 दिनों में बच्चे के मस्तिष्क विकास पर खास ध्यान दिया जाता है। आंगनवाड़ी केंद्रों के जरिए जमीनी स्तर पर सेवाएं पहुंचाई जाती हैं। साथ ही परिवारों को जागरूक कर एक सामूहिक भागीदारी सुनिश्चित की जाती है। देश भर में आंगनवाड़ी केंद्रों पर पोषण पंचायतें, जागरूकता अभियान और खेल आधारित गतिविधियां आयोजित हो रही हैं, जिसका मकसद सिर्फ पोषण की जानकारी देना नहीं बल्कि लोगों की आदत में शुमार करना है। पोषण पखवाड़ा से न केवल बच्चों का भविष्य संवारा जा रहा है बल्कि देश को स्वस्थ, समृद्ध और विकसित बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्र सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग को लेकर बड़ा कदम उठाया है। पिछले साल संसद से पारित ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन अधिनियम ऑनलाइन गेमिंग एक्ट आगामी 1 मई से देश भर में लागू हो जाएगा। केंद्र सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है। पिछले साल संसद से पारित ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन अधिनियम अब आगामी 1 मई से पूरे देश में लागू हो जाएगा। इस कानून का मुख्य उद्देश्य आपको बताते हैं। ऑनलाइन मनी गेम्स और उनके बढ़ते खतरों से नागरिकों को सुरक्षित रखना है। साथ ही ई स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेम्स के लिए एक सुरक्षित और पारदर्शी ढांचा तैयार करना है। इस अधिनियम के तहत भारतीय ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण IOGA का गठन किया गया है, जो ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर का रेगुलेटर होगा। यह प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि सभी गेम्स कानूनी दायरे में रहे और उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के सभी मानक पूरे हो। अगर कोई गेम ऑनलाइन मनी गेम है तो उसे पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जाएगा, जबकि ई स्पोर्ट्स और सोशल गेम्स को एक संरक्षित वातावरण मिलेगा। रांची में JSLPS और इंडियन बैंक के बीच कल एक MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसके तहत अब क्लस्टर लेवल फेडरेशन के लिए डिजिटल पेमेंट गेटवे बनाया जाएगा। ऐसी पहल करने वाला झारखंड देश का पहला राज्य बन गया है। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर अंतर्गत पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर कल भारतीय वायुसेना ने एक शानदार एयर शो का प्रदर्शन किया, जिसमें लड़ाकू विमानों की ताकत और सटीकता दिखाई गई। यह आयोजन देश की रक्षा क्षमता और आधुनिक सैन्य तकनीक को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से किया गया। भारतीय वायुसेना के पायलटों ने आकाश में बेहतरीन फॉर्मेशन और उड़ान कौशल का प्रदर्शन किया। एयर शो के दौरान भारतीय वायुसेना का एक विमान पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर उतरा। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने सेना के इस कौशल प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि यह नए भारत की तस्वीर है। सोशल मीडिया पर इससे जुड़ा कुछ फोटो साझा करते हुए श्री सेठ ने बताया कि अब हमारा देश पारंपरिक एयरबेस तक सीमित नहीं है, बल्कि हर चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह सक्षम और तैयार है। उन्होंने कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उभरता हुआ नया भारत है, जहां सुरक्षा, क्षमता और आत्मनिर्भरता सर्वोच्च प्राथमिकता है। गिरिडीह में नक्सलियों के नापाक मंसूबों पर पानी फिर गया है। पुलिस और सुरक्षा बलों ने पारसनाथ के पहाड़ी क्षेत्रों में सर्च ऑपरेशन के दौरान 64 बंडल कोडेक्स वायर बरामद किया है। गौरतलब है कि पिछले दिनों हजारीबाग में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 4 नक्सली ढेर कर दिए गए थे। सुरक्षा बलों को ऐसी जानकारी मिली थी कि इन राष्ट्र विरोधी तत्वों ने विस्फोटक सामग्री और हथियार छिपा कर रखे हैं। सूचना के आलोक में विशेष टीम ने पारसनाथ के पहाड़ी क्षेत्र कारीडीह चत्रो जोकाई नाला के पास संयुक्त रूप से सर्च ऑपरेशन चलाया,
जिसमें भारी मात्रा में कोडेक्स वायर बरामद हुआ। केंद्र सरकार के अटल पेंशन योजना ने बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। 21 अप्रैल 2026 तक इस योजना में कुल नामांकन 9 करोड़ के पार पहुंच गया है। सरकार की अटल पेंशन योजना ने एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। 21 अप्रैल 2026 तक इस योजना में कुल नामांकन 9 करोड़ के पार पहुंच गए हैं। वित्त वर्ष 2025-26 में ही 1 करोड़ 35 लाख से ज्यादा नए लोग इस योजना से जुड़ चुके हैं, जो अब तक का सबसे ज्यादा वार्षिक नामांकन है। यह रोजाना खास तौर पर गरीब, वंचित और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने पर केंद्रित है। 2015 में शुरू हुई इस योजना के तहत 60 साल की उम्र के बाद 1000 से 5000 तक की गारंटीड पेंशन मिलती है। ग्राफिक्स के जरिए आप देख रहे हैं अटल पेंशन योजना का उद्देश्य, किस तरीके से ये लोगों तक सामाजिक सुरक्षा पहुंचा रहा है, जिसमें खासकर गरीब वंचितों को टारगेट ग्रुप रखा गया है। 60 साल से ज्यादा उम्र के बाद 1 से 5000 हर महीने पेंशन देने का प्रावधान इस अटल पेंशन योजना में है। 9 करोड़ के पार पहुंच चुके हैं इस समय नामांकन, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। साथ ही साथ आपको बता दें कि 2025-26 में 1.35 करोड़ नए नामांकन आए हैं। और आपको बता दें कि इसमें गारंटीड पेंशन मिलती है। साथ ही सदस्य की मृत्यु होने के बाद जीवन साथी को भी पेंशन का लाभ मिलता है। इस योजना का लाभ 18 साल से बता दें कि 40 साल के बीच के लोग नामांकन करा सकते हैं। सरकार और संबंधित संस्थाओं के प्रयासों से योजना का दायरा लगातार बढ़ रहा है, जिससे देश में सामाजिक सुरक्षा को मजबूती मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 अप्रैल को सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। इस कार्यक्रम के लिए आम लोग अपने विचार और सुझाव टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भेज सकते हैं। महीने का आखिरी रविवार जब बजते हैं सुबह के 11, एक साथ होता है पूरा देश सुनने मन की बात। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में आप सबका स्वागत है। यहाँ होती है मैं नहीं हम की बात, सामूहिकता की शक्ति के साथ, मोदी जी के साथ देश का संवाद और जन जन से सीधा जुड़ाव। साथ आते हैं करोड़ों दिल और होती है देश के छोटे कस्बों गांव में उभरते इनोवेटिव आइडियाज की बात। अपनी सेवा से समाज बदलने में जुटे साइलेंट हीरोज की बात। भाषा और परंपरा, विज्ञान और विरासत की बात। विदेश में भारतीय संस्कृति की बात। अन्नदाता की मेहनत, नारी शक्ति की लगन, खेल का जज्बा, युवाओं की आकांक्षा, भारतीय श्वान से लेकर पेड़ और प्रकृति की बात, योग और आयुर्वेद से आरोग्य की बात, स्वच्छता से लेकर हर घर तिरंगा की बात। आत्मनिर्भर बनते, विकसित होते, विश्व बंधु भारत की बात। मन की बात, जिसमें है एक भाव, नेशन फर्स्ट, जहां हर कहानी बनती है किसी और के लिए हौसला। बात देश की, सबके मन की। मेरे लिए मन की बात ये एक कार्यक्रम नहीं है, मेरे लिए एक आस्था, पूजा, व्रत है। तभी तो रहता है इंतजार आए महीने का आखिरी रविवार और देश कहे चलो सुने मन की बात, आकाशवाणी और दूरदर्शन के नेटवर्क पर। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम के कपाट आज से श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। फूलों से दरबार सजा है और धाम श्रद्धालुओं के जयकारे से गुंजायमान है। गौरतलब है कि कल केदारनाथ धाम के कपाट खुले थे और इससे पहले गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट भी खोले जा चुके हैं। इस पवित्र अवसर पर हजारों भक्त भगवान बद्रीनाथ के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं।
हर साल की तरह इस साल भी मंदिर परिसर से लेकर आसपास के प्राचीन मठ मंदिरों को फूलों से सजाया गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये भव्य तस्वीरें जिससे फूलों से इस समय दरबार सजा हुआ है। जय बद्री विशाल के जयकारे लगाए जा रहे हैं और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए यहाँ पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कुछ जानकारी मौसम से। राज्य में कल से 29 अप्रैल तक कई इलाकों में हल्की बारिश की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया है कि पूर्वी, मध्य और दक्षिणी हिस्सों में इस अवधि में बारिश हो सकती है। इस दौरान आंधी और वज्रपात की भी आशंका है। 26 और 27 अप्रैल को कुछ इलाकों में ओलावृष्टि भी हो सकती है। आज बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, दुमका, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम तथा सरायकेला में हीट वेव के हालात रह सकते हैं। कल भी कुछ इलाकों में लू चलने की संभावना है। पिछले 24 घंटे के दौरान चाईबासा में अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो राज्य में सर्वाधिक रहा। फिलहाल सभी जिलों में अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक चल रहा है। आईपीएल में आज मुंबई इंडियन और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला होगा। इधर कल खेले गए एक मैच में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 40 रन से पराजित किया। गेंदबाजी के शानदार प्रदर्शन के दम पर राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 40 रन से हरा दिया है। लखनऊ में खेले गए मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी राजस्थान ने रणविंद्र जडेजा की नाबाद 43 रनों की पारी की मदद से 20 ओवर में 6 विकेट पर 159 रन बनाए। जवाब में लखनऊ की टीम 18 ओवर में 10 विकेट पर 119 रन ही बना सकी। उनके लिए मिचेल मार्श ने सर्वाधिक 55 रन की पारी खेली। राजस्थान की तरफ से जोफ्रा आर्चर ने सबसे अधिक 3 विकेट लिए। राजस्थान के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले जडेजा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 1 विकेट भी लिया। घरेलू मैदान पर यह लखनऊ की आईपीएल में लगातार 7वीं हार है। इस जीत के साथ राजस्थान रॉयल्स ने अंक तालिका में दूसरे स्थान हासिल कर लिया है। आईपीएल 2026 के 33वें मुकाबले में मुंबई इंडियंस का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। मैच से ज्यादा खेल प्रेमियों की नजरें इस मुकाबले में रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी पर लगी होंगी। रोहित फिलहाल हैमस्ट्रिंग की चोट से उबर रहे हैं, उनके इस मैच में खेलने की उम्मीद है। वहीं धोनी भी इस मैच से आईपीएल से वापसी कर सकते हैं। दोनों ही टीमों का प्रदर्शन अब तक कुछ खास नहीं रहा है। 6 मैचों में सिर्फ 2 जीत के साथ मुंबई और चेन्नई अंक तालिका में पीछे है। सीएसके को चोटों ने सिर्फ प्रभावित किया है। टीम के शीर्ष स्कोरर आयुष महात्रे चोट के कारण बाकी बचे सत्र से बाहर हो गए। चेन्नई की सबसे बड़ी चिंता टीम संयोजन है। दूसरी तरफ मुंबई का मनोबल पिछले मैच में गुजरात पर मिली जीत से काफी बड़ा है। मुंबई की बल्लेबाजी अब थोड़ी संतुलित दिख रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ऋषिकेश एम्स में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का दीक्षांत संबोधन। स्वस्थ भारत के निर्माण पर बल। कहा, पिछले 1 दशक में झारखंड समेत देश भर में बने कई एम्स। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर भाजपा इंडी गठबंधन पर हमलावर। महिलाओं को अधिकार से वंचित करने का आरोप। सांसद बोले, विपक्ष की कथनी और करनी में फर्क। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का जंक फूड को लेकर एडवाइजरी। पोषण पखवाड़ा का आज आखिरी दिन। देश में 1 मई से लागू होगा ऑनलाइन गेमिंग एक्ट। और गिरिडीह में नक्सलियों के नापाक मनसूबों पर फिरा पानी। पारसनाथ के पहाड़ी क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन के दौरान 64 बंडल कोडेक्स वायर बरामद।